हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ये बेस होंगे बहुत सारे फॉर्मूलाज के ऊपर, जैसे कि एरिया हो गया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एवरेज, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, डिस्टेंस एंड सो ऑन। बहुत सारे बेसिक प्रोग्राम्स जो आपने 11th में पढ़े थे वही प्रोग्राम को हम रिवाइज कर रहे हैं। पूरे प्रोग्राम तो नहीं, जो हमारे 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसी प्रोग्राम के ऊपर हम फोकस करेंगे। या तो ये प्रोग्राम आपको 5 मार्क्स के लिए जैसे आज हम पढ़ रहे हैं वैसे के वैसे आएंगे, या किसी और मेथड से आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। तो ये प्रोग्राम करते कैसे हैं? तो इस प्रोग्राम को हम इन सभी प्रोग्राम को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको 4 टास्क परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला टास्क है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल हम प्रोग्राम में यूज करेंगे उसे हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। ये हमारा पहला टास्क हो गया। दूसरा टास्क है हमारा रीड वैल्यू फ्रॉम यूजर। हमें कैलकुलेशन के लिए वैल्यू की जरूरत पड़ती है, वो हम यूजर से लेंगे। और तीसरा टास्क है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन फॉर्मूला। तो ये कैलकुलेशन आपके लिए कंप्यूटर करेगा, हमें बस उसे फॉर्मूला बताना है। और लास्ट टास्क है डिस्प्ले रिजल्ट। तो ऐसे 4 हमारे पास टास्क होते हैं कोई भी सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। वेरिएबल डिक्लेयर करना, उस वेरिएबल में यूजर से वैल्यू मांगना, कैलकुलेशन करना बेस्ड अपॉन दैट फॉर्मूला, और आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है। तो कुछ प्रोग्राम देखते हैं इसी लॉजिक के ऊपर। बहुत आसान होने वाला है, बस वीडियो के साथ आपको बने रहना है। हमारा पहला प्रोग्राम है वो है एरिया ऑफ सर्कल। बहुत फेमस प्रोग्राम है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, अलग अलग मेथड से ये पूछा जाता है। तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो आपको क्या चीज पता होनी चाहिए, वो है रेडियस ऑफ द सर्कल। फॉर्मूला भी सब लोगों को पता है, पाई आर स्क्वायर। वो ये आर ही क्या होती है, हमारी रेडियस होती है। यानी आपको कंप्यूटर को आर की वैल्यू देनी है और कंप्यूटर आपको उसका एरिया निकाल के बताएगा। तो देखो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। पहला टास्क होता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो हमें एक वेरिएबल लगने वाला है, वो क्या है, आर। अब रही बात आर का डेटा टाइप क्या रह सकता है, तो मैं आपको एक प्रोग्राम समझा के बताता हूं। क्या आर की वैल्यू 5 रह सकती है? आपका आंसर यस सर, आर की वैल्यू रह सकती है 5। क्या आर की वैल्यू 6.3 रह सकती है? ऑफ कोर्स रह सकती है। मतलब आर की वैल्यू इंटीजर भी रह सकती है और फ्लोट भी रह सकती है, यानी कि हमारी रेडियस। तो इसका डेटा टाइप आप डिसाइड करोगे फ्लोट। जहां पे दोनों वैल्यू पॉसिबल है आना, वहां पे आपको डेटा टाइप क्या लिखना है, वेरिएबल का फ्लोट लिखना है। इसके बाद अगर मैं इसे कंपाइल करूं तो आप देखोगे कि कोई एरर नहीं, और आप इसको रन करोगे तो भी आपको सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन मिलेंगी। हम चाहते हैं कि वैल्यू यूजर इनपुट दे, यानी कि जो वैल्यू रीड करनी है वो यूजर एंटर करे और कंप्यूटर के अंदर जाए। अगर ये प्रोग्राम रन होता है तो ऐसी ब्लैंक स्क्रीन आती है, कोई फायदा ऐसा ब्लैंक स्क्रीन का नहीं। तो आपको इसके ऊपर क्या प्रिंट करना है, एक मैसेज प्रिंट करना है जिसको देख के यूजर वैल्यू एंटर करे। तो कौन सा मैसेज रहेगा? मैसेज लिखना है तो आपको पता है सी आउट का यूज करते हैं हम। तो यहां पे हम लिखेंगे एंटर रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओके, तो ऐसा मैसेज लिखो। यूजर इस मैसेज को पढ़ेगा और वैल्यू एंटर करेगा। तो देखो मैं इसको रन करता हूं, और जैसे ही इसे मैं रन करूं तो एक कंप्यूटर के ऊपर मैसेज आ गया, एंटर रेडियस ऑफ ए सर्कल। जैसे मैं टाइप करने की कोशिश करूं, प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है। फिर से रन करता हूं, आपको फिर से देखना है। तो मैं यहाँ पे फिर एक वैल्यू एंटर करने की कोशिश कर रहा हूं और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब तक आप प्रोग्राम में सीन नहीं लिखते हैं तब तक कंप्यूटर आपका वेट नहीं करता है वैल्यू एंटर करने के लिए। ओके, तो आपको सीन का यूज करना है। मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है कि सीन यानी क्या होता है, कीबोर्ड होता है। तो कीबोर्ड का सपोर्ट चाहिए तो आपको सीन लिखना पड़ेगा। तो यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा वो कहां पे स्टोर होनी चाहिए, आर में। तो अगर आप इसे आप कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, देखो मैंने 5 एंटर किया, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मुझे कंप्यूटर ने वैल्यू एंटर करने को दिया, यानी कि वो वेट कर रहा था मेरा कि यूजर वैल्यू एंटर करे। जब तक वैल्यू एंटर नहीं होंगी प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद हमने कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ 2 टास्क हमने किए हैं। ये जो सेकंड टास्क है हमारा, ये है रीड वैल्यू बाय यूजर। आपने यूजर से वैल्यू रीड की है, यूजर ने एंटर की है वैल्यू, और अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है। किससे? कंप्यूटर से। तो फॉर्मूला बहुत फेमस है, पाई आर स्क्वायर। अब रही बात कि फॉर्मूला आपको एक लाइन में लिखना है, तो बस आप डायरेक्ट पाई की वैल्यू लिखो 3.14, और उसके बाद इनटू आर स्क्वायर। कैसे लिखोगे? आर लिख सकते हैं क्या सब्सक्रिप्ट फॉर्म में हम, या सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में कोई चीजें यहां पे नहीं, तो आर इनटू आर ऐसा आपको स्क्वायर लिखना है और एंड करना है सेमीकोलन से। ऐसा लिखोगे तो सिर्फ कैलकुलेशन परफॉर्म होगा और इसका आंसर कहीं पे भी स्टोर नहीं होगा। ये जो कैलकुलेशन परफॉर्म हुआ है इसे कहीं ना कहीं पे स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा इक्वल टू, और उसके सामने एक वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा जहां पे वैल्यू स्टोर होंगे। तो फेमस नाम लिख देते हैं एरिया। अगर ऐसा लिखते हैं आप
और इसे अगर आप कंपाइल करके देखते हैं, देखो फेमस एक एरर आता है, एरर का नाम है अनडिफाइंड सिंबल एरिया, यानी कि आपने वेरिएबल का नाम यूज किया है बट उसे क्या नहीं किया है, डिक्लेयर नहीं किया है। तो आपको पता है इसका डेटा टाइप कैसे चूज करते हैं, ये फॉर्मूले के ऊपर नजर डालना। और वही सवाल, इस कैलकुलेशन का रिजल्ट क्या आ सकता है, क्या इंटीजर आ सकता है, क्या फ्लोट आ सकता है। आप देखोगे कैलकुलेशन में पॉइंट है, अगर कैलकुलेशन में पॉइंट है या फ्लोट वेरिएबल अगर इन्वॉल्व होते हैं तो आंसर हमेशा फ्लोट ही आता है। तो बस सही है बात हमारी, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, फ्लोट लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर आप इसे रन करोगे और इसमें कोई वैल्यू पुट करोगे तो आपको कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं, कैलकुलेशन हो चुका है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये टास्क, ये हमारा क्या है, ये है कैलकुलेशन परफॉर्म हो चुका है, बट रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है, जब तक आप दिखाओगे नहीं रिजल्ट तब तक दिखेगा नहीं। तो क्या करना चाहिए, अगेन आपको रिजल्ट प्रिंट करना है। तो बस हो जाओ शुरू, फिर यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल एक मैसेज लिखना है इज इक्वल टू, और उसके सामने जहां पे आपका आंसर स्टोर है जिस वेरिएबल में, वो वहां पे प्रिंट कर दो। तो बन गया हमारा छोटा सा प्रोग्राम जिसका नाम है एरिया ऑफ सर्कल। अगर इसे आप कंपाइल करते हैं तो कोई एरर नहीं, और रन करते हैं तो कोई एरर नहीं। पहले छोटी वैल्यू डाल के देखो, अगर किसी की रेडियस 1 है तो ऑफ कोर्स आपका उसका एरिया क्या होना चाहिए, 3.14 होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आंसर हमारा आ चुका है। आप देख सकते हैं कि 1 एक इंटीजर वैल्यू है, बट हमने फ्लोट वेरिएबल लिया है और आंसर देखो फ्लोट में आया है। वो जो फ्लोट डेटा टाइप होता है वो सबको हैंडल कर लेता है। तो फिर आप कोई फ्लोट वैल्यू भी डाल के देख सकते हैं जिसका आंसर आपको नहीं पता। देखो 5.6 मैंने डाला है, आपको नहीं पता, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैं एंटर करूं ना तो कंप्यूटर आपको आंसर यहाँ पे बता देगा। तो ऐसे करते हैं हमारे बेसिक से प्रोग्राम। आपको आइडिया आ गई होंगे कि इसमें 4 टास्क है, और ये जो लास्ट टास्क हुआ था ये हमारा है डिस्प्ले रिजल्ट। ये जो चीजें होती हैं सिक्वेंशियल प्रोग्राम या लीनियर प्रोग्रामिंग या फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्रामिंग, इसमें 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले जिसमें वैल्यू स्टोर करनी है उसे डिक्लेयर कर दो अकॉर्डिंग टू वैल्यूज, कौन सी आ सकती कौन सी नहीं आ सकती उस हिसाब से। इसके बाद यूजर से वैल्यू मांगो, एक फॉर्मूला लिखो, पर फॉर्मूला को आपको 1 लाइन में कन्वर्ट करना है। 1 लाइन में वो फॉर्मूला होना चाहिए, रिस्पेक्टिव वहां पे ऑपरेटर्स वगैरह का सब कुछ यूज होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको इनके बारे में आइडिया है। जहां पे आंसर स्टोर करना है, उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और साथ में डेटा टाइप भी लिखना है, और जो भी आपने आंसर कैलकुलेशन, जो भी आपका आंसर आ रहा होगा उसे आपको क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो ऐसा होता है हमारा ये बेसिक प्रोग्राम जहां पे इतने सारे टास्क परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो देखो इसी कैटेगरी में एक दूसरा प्रोग्राम होता है। मैंने एरिया निकाला ना, तो इसमें मैं सरकमफेरेंस भी निकाल सकता हूं। तो प्रोग्राम ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें देखो मैं चेंजेस कर रहा हूं। मैंने एक वेरिएबल लिया फ्लोट c इज इक्वल टू, और मुझे बस अब सरकमफेरेंस निकालना है, वो भी किसका, सर्कल का। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ट्वाइस पाई आर। तो 2 लिखो इनटू, ये हो गया हमारा पाई और इनटू आर, बस खत्म। ये हो गया हमारा फॉर्मूला किस चीज का, सरकमफेरेंस का। तो एक प्रोग्राम में बहुत सारे फॉर्मूले भी हो सकते हैं। तो बस दोनों चीजें आप यहां पे लिख दो अब। तो एक हो गया एरिया और एक हो गया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो ऐसा आप लिखो, उसके सामने इक्वल टू लिखो, और आपको वेरिएबल का नाम भी लिखना है जो वहां पे मैंने सी लिखा है। अब रही बात, ये आंसर बैक टू बैक प्रिंट नहीं होंगे। आई मीन टू से दैट एक के नीचे एक प्रिंट नहीं होंगे, एक ही लाइन में प्रिंट होंगे। आप देख सकते हैं एक ही वैल्यू के लिए ये सब कुछ काम करेगा। 1 लिखा मैंने, देखो एरिया ऑफ सर्कल भी प्रिंट हुआ एंड सरकमफेरेंस भी प्रिंट हुआ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक मैनिपुलेटर यूज करना है। मैंने ये टॉपिक स्किप किया है, बाद में कभी हम देखेंगे क्योंकि सिंपल सा टॉपिक था। तो एंड एल लगाने से ये लाइन यहीं पे एंड हो जाती है, जैसे हमारा HTML का ब्रेक होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। इसे रन करोगे, फिर से वैल्यू पुट करोगे, तो आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे होते हैं हमारे फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम। तो ये बहुत फेमस प्रोग्राम था जो मैंने यहाँ पे लिया है। इस थीम के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ऐसे सो ऑन, जिसमें फॉर्मूला बेस हमारे ये प्रोग्राम्स आपको करने को मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में अटैच की है, आप देख सकते हैं, या फिर आप खुद से फॉर्मूला ढूंढो और इसी थीम के ऊपर पूरा का पूरा प्रोग्राम आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फेमस प्रोग्राम के ऊपर, जिसका नाम है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्शन। एक टेम्परेचर रीड करना है सेल्सियस में और उसे आपको कन्वर्ट करके बताना है फ़ारेनहाइट में। इसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रोग्राम यहाँ पे रन कर पाओगे। नाउ रही बात, वेरिएबल कौन सा डिक्लेयर करना है, फ्लोट सी फॉर सेल्सियस। यहाँ पे अगेन सेम क्वेश्चन आपको पूछना है, क्या सी की वैल्यू 0 सेल्सियस रह सकती है, क्या 5 सेल्सियस रह सकती है, यस। तो क्या साथ ही साथ में 7.8 सेल्सियस
क्या 36.52 सेल्सियस रह सकती है? रह सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? फ्लोट लिखा है, दैट्स अ डिक्लेरेशन। इसके बाद यूजर से आपको वैल्यू मांगनी है तो फेमस मैसेज लिखो एंटर वाला, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, ऐसा आप लिखो, वहां पे थोड़ी सी स्पेस दो, इसके बाद सेमीकोलन लगा दो। आपको पता है सेमीकोलन क्यों देना चाहिए, और उसके बाद वैल्यू किस में रेट करोगे आप, किस में स्टोर करोगे आप? सी में स्टोर करोगे, दैट्स इट। अब आपको लिखना है, अब आपका जो आंसर आएगा वो फ़ारेनहाइट वाला आएगा, तो उसे आपको स्टोर करना है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया फ्लोट एफ और इसको इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो। तो पता है आपको फॉर्मूला क्या है? 1.8 टाइम्स सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 32, ये है हमारा फेमस फॉर्मूला। सेल्सियस टेम्परेचर को 1.8 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 32 ऐड कर दो। 11th में आपने ये लोग सब कुछ आपने पढ़ा होगा। उसके जगह पे आप 9 डिवाइड बाय 5 भी लिख सकते हैं ऐसा, इनटू C प्लस 32। ये जो 1.8 आया है वो 9 डिवाइड बाय 5 से आया है, पर उसमें भी आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है। 5 या 9 के पीछे आपको 5.0 लगाना पड़ता है, नहीं तो कैलकुलेशन आपका 1 ही आएगा, उसका रिजल्ट जो आएगा ना वो 1 ही आएगा। मेरे ख्याल से उसके बारे में आपको आइडिया है कि इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, इंटीजर ही आंसर आता है, एंड रियल डिवाइड बाय इंटीजर आंसर हमारा फ्लोट वगैरह आता है। मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं, तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिख दिया है और उसके बाद आपको क्या करना है? आंसर को डिस्प्ले करना है। तो वो जो टेम्परेचर है वो इक्विवेलेंट टेम्परेचर है, तो आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन, जो भी मैसेज आपको लिखना है, फ़ारेनहाइट, और उसके सामने आपको एफ की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल लिया है सी एफ, ये जो है ना इसको इतना ही छोटा रखो, इसमें पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं वेरिएबल में, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये जो वेरिएबल है आप शॉर्ट रखो। हाँ, सेंटेंस में आप पूरी स्पेलिंग लिख सकते हैं, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। यूजर को वेरिएबल थोड़ी दिखते हैं कि हमने क्या लिखे, उन्हें तो बस ये जो सी आउट में लिखा है ना वही दिखता है। तो जितना शॉर्ट रखोगे आप वेरिएबल के नाम उतना अच्छा है, एग्जाम में मिस्टेक कम होने के चांसेस इसी से बढ़ जाते हैं। तो आप शॉर्ट ही रखो, फॉर्मूला बराबर क्लियर रखो, एक लाइन में लिखो और वेरिएबल डिक्लेयर हुए है कि नहीं हुए वो चेक करो। तो क्या हमारे चारों टास्क हो गए? डिक्लेरेशन, रीडिंग, कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले। तो रन करते हैं इसे। तो आपको पता है रन करने के बाद 0 सेल्सियस यानी कितना फ़ारेनहाइट, तो आपको कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहे हैं कि प्रोग्राम हमारा बराबर काम कर रहा है कि नहीं। 32 आंसर आता है, सही है। और उसके बाद 1 सेल्सियस यानी कितना होता है? 33.8 होना चाहिए। तो आ रहा है क्या आंसर? यस आ रहा है। आप बोलेंगे सर नहीं आ रहा, नेट आ रहा है, ये राउंड अप करके वो वगैरह से करोगे आप तो 33.8 आंसर हमारा आ रहा है। अगर इसके लिए काम करता है तो किसी के लिए भी काम कर सकता है। आपके बॉडी टेम्परेचर आप ले सकते हैं 37 या 36 पॉइंट समथिंग, तो आप देख सकते हैं कि आपका ये बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है। आपने बहुत बार आप हॉस्पिटल गए होंगे, वहां पे टेम्परेचर आपने रीड किया होगा, जब आपको बुखार वगैरह आया होगा तो देखो वो बोलते हैं 100 फ़ारेनहाइट, 101, 102 लाइक दैट ना, वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो वही है, कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स दिला सकता है, एटलीस्ट इसका लॉजिक तो भी आपको 5 मार्क्स दिला सकता है। तो इसे भी आपके माइंड में अच्छे से रखो, फॉर्मूला वगैरह रखो। कभी कभी फॉर्मूला गिवन होता है तो आपको उसे एडजस्ट करना पड़ता है, एकदम इजीली फॉर्मूला दिया नहीं होता है। कभी आपको सेल्सियस का फॉर्मूला दिया होता है, कभी फ़ारेनहाइट का दिया होता है, आपको उसको बराबर एडजस्ट करके लिखना पड़ता है और आप वैसा कर लोगे, मुझे पूरी गारंटी है। इसका उल्टा पूछा जा सकता है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर किस में लेना है? फ़ारेनहाइट में, और यहाँ पे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो मैथमेटिकल स्टूडेंट आप इसको तो आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं ना, आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आप मेरे ख्याल से कर लोगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो प्रोग्राम का नाम है एवरेज ऑफ 3 इंटीजर नंबर्स। ठीक है, ये भी बहुत फेमस प्रोग्राम है, आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगा पहले सिंपल प्रोग्राम के इसमें। तो देखो आपको कौन कौन से वेरिएबल लगने वाले, कितने नंबर का एवरेज निकालना है? 3 नंबर्स का। तो मैंने डेटा टाइप लिया इंटीजर A, B, C। आपके माइंड में होगा सर A की वैल्यू फ्लोट भी तो रह सकती है ना, इंटीजर ही क्यों लिया है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि एवरेज ऑफ 3 इंटीजर नंबर्स का ही निकालना है। तो अब आप यहाँ पे फ्लोट नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन का। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में इंटीजर बोला है तो आपको इंटीजर लिखना है। कुछ भी नहीं बोला होता तो देन हमारा वो लॉजिक अप्लाई होता है, क्या ये वैल्यू इंटीजर रह सकती है? रह सकती है। क्या इसमें पॉइंट आ सकता है? आ सकता है। तो देन आप फ्लोट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटीजर ही लिखना है। अब यूजर 3 वैल्यू एंटर करेगा ही क्यों? जब उसके स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा तो आप यहाँ पे मैसेज लिखो एंटर 3 इंटीजर नंबर्स, ऐसा कंप्लीट मैसेज लिखो अच्छे से, थोड़ी सी स्पेस दो ताकि नंबर चिपके नहीं। और उसके बाद आपको 3 वेरिएबल के नाम लिखने हैं। पहली वैल्यू A में स्टोर होंगी,
दूसरी वैल्यू बी में स्टोर होनी चाहिए। देखो फिर से मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लिखा है, आप यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से वेरिएबल को सेपरेट करो, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तभी आपको इसकी आदत होती है। जब हम पेपर चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे कॉमा देखने को मिलता है, तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तीनों वेरिएबल आप चाहे तो 3 सीन लिख सकते हैं, बट हमें एक ही लाइन में लिखना था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से हर वेरिएबल को सेपरेट किया है। तो 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं हमारे 2 पार्ट कंप्लीट? एक डिक्लेरेशन और दूसरा रीडिंग वाला पार्ट ये हुआ है। चाहे तो आप इसे इतना रन करके देख सकते हैं। क्या 3 वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स पुट कर सकते हैं। देखो रीड हो चुकी है। अब रहा कैलकुलेशन। तो अब देखो कैलकुलेशन में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो एवरेज के लिए मैं एक एवरेज नाम का वेरिएबल ले लिया मैंने, और रहा फॉर्मूला। आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, और आपके सामने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आ रहा होगा। नीचे है कुछ तो भी, ऊपर कुछ तो भी है, कुछ याद आ रहा है? मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूं, पर आपको इमेजिन करो आप। तो सम ऑफ ऑल द नंबर्स, तो कौन से नंबर? a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया हमारी एडिशन। ओके, a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। ओके, तो नीचे आपको उससे डिवाइड करना है, तो किससे डिवाइड करोगे? 3 से ना। एवरेज समझते हो ना आप, जितने नंबर है उसका सम करके आप ये कर दोगे। दिखने के लिए फॉर्मूला बराबर दिखता है, आंसर भी निकलता है, बट आप गलती करके आते हैं यहाँ पे। देखो फॉर्मूला कैसे आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे इसको आप 1 लाइन में आप जब इसको अरेंज करते हैं फॉर्मूला को, तो पता है a प्लस बी प्लस सी, इनको पूरे इसको डिवाइड 3 से किया जाता है एवरेज निकालते समय। तो इसीलिए आप यहाँ पे आपको क्या डालना है? ब्रैकेट डालना है। तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ता है। और मैं अगेन आपसे कह रहा हूं कि आप मैथमेटिकल स्टूडेंट है, तो फॉर्मूला कन्वर्ट करने में मुझे नहीं लगता कि आपको डिफिकल्टी आनी चाहिए। बस जल्दी जल्दी में आप ये ब्रैकेट भूल सकते हैं। ब्रैकेट भूल गए तो मार्क्स भी भूल जाना। तो थोड़ा सा बी केयरफुल रहना पड़ता है प्रोग्राम करते समय। तो क्या आपको समझ गया है कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, बट होल ब्रैकेट को डिवाइड किससे किया है? 3 से। अब रही बात कि इसके जो आंसर है, मतलब एवरेज का डेटा टाइप क्या रहेगा। तो सपोज यूजर ने कौन कौन सी वैल्यू एंटर की है। जैसे इमेजिन करो यूजर ने वैल्यू एंटर की है 1 2 3, इसका एवरेज क्या आएगा? ऑफ कोर्स सीक्वेंस में नंबर है तो बीच वाला नंबर आएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या आता है? इंटीजर आता है ना। 2 ही आंसर आएगा ना। ये करके देख सकते हैं। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 डिवाइड बाय 3 2, तो इसका आंसर क्या आ गया? 2। इसके बाद मैं कुछ और नंबर लिखता हूं, जैसे कि ये, अगर यूजर ने ये वैल्यू एंटर की 6 4 एंड 1, तो इसका एवरेज क्या आएगा? आपको कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। 6 प्लस 4 कितना होता है? 10 प्लस 1 कितना होता है? 11, एंड 11 डिवाइड बाय 3, आंसर क्या आना चाहिए हमारा? 3 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आना चाहिए, यानी कि आंसर फ्लोट में आता है। पहले वाले इंटीजर नंबर में आंसर इंटीजर में आता है, दूसरे वाले इंटीजर नंबर्स का आंसर फ्लोट में आता है, यानी कि पॉसिबिलिटी देखो, इंटीजर भी आंसर आ सकता है, फ्लोट भी आ सकता है। ऐसे टाइम पे डिसीजन लेते समय डेटा टाइप का क्या रखोगे? आप फ्लोट रखोगे। जहां पे दोनों पॉसिबिलिटी है वहां पे आपका क्या करना है? फ्लोट लिखना है। ओके, डेटा टाइप। तो हमें लगता है कि हमने सब कुछ प्रोग्राम बराबर कर लिया है, तो चलो चेक करते हैं हमारे वैल्यूज के लिए। तो सी आउट लिखते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पे एवरेज करके मैसेज लिख दिया। पूरा लिख सकते हैं एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, या टाइम बीइंग आप ऐसा भी लिख सकते हैं। वेरिएबल के नाम बराबर लिखने हैं तो काम नहीं करेगा। कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद कोई एरर नहीं, वैसे भी ये सिंटैक्स चेक करता है, कोई आपने कुछ गलत वगैरह लिखा है या नहीं लिखा है वो चेक करता है, और उसके बाद रन करो। तो 1 2 3 के लिए आपको आंसर पता है, 2 आता है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू हमारी 4 6 1, उसके लिए आंसर फ्लोट में आना चाहिए। बट देख सकते हैं कि आप आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, बट आंसर तो 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, बट नहीं आ रहा है। तो देखो हमारी मिस्टेक कहां पे हुई है। आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि एवरेज का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? फ्लोट होना चाहिए, बट आपने कैलकुलेशन की तरफ नजर नहीं रखा है। यहां पे रूल होता है वो अप्लाई करके आपको देखना है। देखो a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों इंटीजर नंबर है, तो इनका सम क्या होगा? इंटीजर, दैट्स इट। और इस इंटीजर रिजल्ट को कौन डिवाइड कर रहा है? 3, तो अगेन दैट्स इंटीजर। इंटीजर नंबर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा। आपको फ्लोट करवाना है तो पता है क्या करना पड़ता है? 3.0 यहां पे लिखना पड़ता है। अब इंटीजर कैलकुलेशन को डिवाइड कर रहा है कोई फ्लोटिंग नंबर, तो आंसर आता है फ्लोट। अब जाके ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, कोई एरर नहीं है। और आप इसे रन करो 6 4 1, और आप देख सकते हैं 3.66 हमारा आंसर आया है। तो ऐसे डिसीजन पे आपको लेने पड़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है ये वैल्यूज कौन सी एंटर होती है, कैलकुलेशन के बाद कौन सा रिजल्ट आएगा, और सच में कैलकुलेशन इंटीजर रिजल्ट या फिर हमारा फ्लोटिंग रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर आपको ये नहीं करना है तो एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं टाइप कास्ट। अगर इस
इसको मैं फोर्सफुली कन्वर्ट कर सकता हूं फ्लोट में, इसे बोलते हैं टाइप कास्टिंग। मैं इस कैलकुलेशन के सामने ब्रैकेट में फ्लोट लिखूं तो फोर्सफुली इसका आंसर फ्लोट ही आएगा। ओके, आपको याद है बाइनरी सर्च वाला प्रोग्राम जहां पे हमने बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2 किया था और हमने फोर्सफुली उसका आंसर इंटीजर निकाला था। डेटा स्ट्रक्चर के चैप्टर में उसके सामने इंटीजर लिखा था ना, वैसे ही मुझे इसका कैलकुलेशन क्या चाहिए, फ्लोट चाहिए। तो बस फ्लोट लिखो। अगर आप इसे रन करके देखते हैं हमारे वैल्यूज के लिए 461 के लिए, तो आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे डिसीजन या ऐसे टॉपिक का यूज करके भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए टाइप कास्टिंग। एक टॉपिक है हमारे 11th के टेक्स्ट बुक में कहीं तो भी, तो आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कि आपके आइडिया क्लियर है कि ये प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और प्रोग्राम है जहां पे आपको बेस एंड हाइट दिया जाता है। फॉर्मूला सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम उसके ऊपर नहीं जा रहे, बहुत इजी प्रोग्राम है। हम एक नया प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है, मतलब जहां पे हमको एरिया कैलकुलेट करना है ट्रायंगल का, बट आपको 3 साइड्स गिवन है। ठीक है, तो यूजर से क्या मांगनी है, आपको वैल्यूज मांगनी है। किसकी वैल्यूज मांगोगे आप, ट्रायंगल के साइड्स की वैल्यू मांगोगे। ठीक है, तो हम वैल्यूज जो होती है ना वो ABC लिख देते हैं। ओके, अब रही बात ये वैल्यूज क्या रह सकती है, क्या वैल्यूज इंटीजर रह सकती है, रह सकती है। क्या वैल्यू फ्लोट में रह सकती है, रह सकती है। और जहां पे दोनों पॉसिबिलिटी है वहां पे क्या लिखना है, आपको फ्लोट लिखना है। ये वैल्यूज हैं ना कि पॉइंट है हमारे। आपने मैथमेटिक्स में हम देखो ट्रायंगल ड्रॉ करते तो पॉइंट देते, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। ये वो नहीं है, वो लेंथ है A से लेकर B तक, B से लेकर C तक और A से लेकर C तक, है ना। उनकी वैल्यूज, वो साइड की लेंथ कितनी है ना, उनकी वैल्यूज ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों ना यूजर से वैल्यू मांगी जाए मैसेज प्रिंट करके स्क्रीन के ऊपर। तो मैसेज क्या होगा, एंटर वैल्यूज ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ऐसा मैसेज आप लिख सकते हैं। थोड़ी सी स्पेस दे दो और आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, A, B और C 3 वैल्यूज आ रही है ना, तो हमने सीन का यूज करके वहां पे लिख दिया। ओके, तो आपको पता है इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, आपने मैथ्स में पढ़ाई होगा। फॉर्मूले का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। याद है, आया आपको, एरिया इज इक्वल टू √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, वेर S इज हाफ पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, कुछ याद है? तो देखो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको हाफ पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा और S हमारा सेमी पेरीमीटर या हाफ पेरीमीटर है। कैसे निकालते हैं, A प्लस B प्लस C। ओके, मीन निकालना है, डिवाइड बाय 3 करके आते हैं बच्चे। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, 2 चाहिए। ओके, क्योंकि आप सेमी पेरीमीटर निकाल रहे हैं ना। A प्लस B प्लस C ये क्या हो गया, हमारा होल पिरामीटर हो गया। ओके, तो आपको इसे ब्रैकेट में डालना है। कुछ ही प्रोग्राम पहले हमने इसको देखा था कि डिवाइड किससे हो रहा है, मतलब किसको, होल ब्रैकेट को होता है। अब रही बात 2.0 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, लॉजिक लगाओ। A प्लस B प्लस A B C क्या है, हमारे फ्लोट है। फ्लोट है ना, फ्लोट डिवाइड बाय 2 इंटीजर है, मतलब आंसर क्या आएगा, ऑटोमेटिकली फ्लोट आएगा। लगाने की जरूरत नहीं है, और डाउट होता है तो लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हाफ पेरीमीटर। अब रहा हमारा एरिया निकालना है, तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया एरिया इज इक्वल टू। अब अंडर रूट बनाना है। इज इट पॉसिबल अंडर रूट इस प्रोग्राम में बना के देखो, आप नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन यूज करना है जिसका नाम है SQRT। ओके, ये SQRT का खुद का ब्रैकेट होता है। ये SQRT मतलब ही हमारा स्क्वायर रूट है, क्योंकि आपको पूरा फॉर्मूला एक लाइन में लिखना पड़ता है बिना कोई सिंबल और चीजें यूज किए बिना। तो SQRT हमारा अंडर रूट है। तो अंडर रूट में है कौन, बस वही चीजें लिखनी है। वो अंडर रूट की जो लाइन होती है ना पूरी की पूरी, वही हमारा ये ब्रैकेट है, उसके अंडर में ये आ जाएगा। तो क्या होता है, S इंटू, आपको बताना पड़ता है क्या होता है, अब ब्रैकेट में लिखना है S माइनस A, सब कुछ आपको इंटू करना है। इसके बाद क्या होता है, S माइनस B बराबर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और उसके बाद इनटू और एक ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे, S माइनस B। दैट्स इट। अगर A B C ये बराबर आपकी वैल्यू है, वैलिड वैल्यू है जिससे ट्रायंगल बनता है, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको रिजल्ट को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू, क्या प्रिंट कर दिया, एरिया की वैल्यू प्रिंट कर दी। दैट्स इट। ऐसा छोटा सा हमारा प्रोग्राम है। तो इसे पहले हम कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि सच में काम करता है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने इसे कंपाइल किया, एक छोटा सा एरर आ रहा है। कंप्यूटर बता रहा है
बोल रहा है आपको कि फंक्शन एसक्यूआरटी शुड हैव अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब यहाँ पे डिक्लेरेशन समझ लो। कंप्यूटर बोल रहा है कि मुझे एसक्यूआरटी के बारे में कोई आइडिया नहीं। आपने बोला अंडर रूट, मैंने आपको बताया, आपने मान लिया, ठीक है, बट कंप्यूटर बोल रहा है मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं कि एसक्यूआरटी कहाँ पे डिक्लेयर है या ये क्या करता है। तो देखो छोटा सा टॉपिक है, एसक्यूआरटी एक लाइब्रेरी फंक्शन है, इसकी कोडिंग ऑलरेडी कंपाइलर में है, कहीं ना कहीं पे है और आप उसको यूज कर रहे हैं, बट उस कंप्यूटर को नहीं पता चल रहा है कि ये है कहां पे, तो उसकी जगह बतानी है आपको। देखो एसक्यूआरटी कहां पे डिक्लेयर है, तो एक हेडर फाइल आपको लेनी है, ऊपर में आया हूं लिख रहा हूं वहां पे एक mat.h का फंक्शन, आई मीन टू से दैट हेडर फाइल होती है, वहां पे इसकी कोडिंग लिखी जाती है या उसे डिक्लेयर वहां पे किया गया है, उसकी कोडिंग वगैरह सब कुछ। तो आपको अगर एसक्यूआरटी एक लाइब्रेरी फंक्शन यूज करना है तो आपको math.h की फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है प्रोग्राम में, तभी जाके आपको सपोर्ट मिलता है। conio.h क्यों इंक्लूड किए थे आपने, आपको क्लियर स्क्रीन और getch का सपोर्ट चाहिए था, इसलिए iostream.h फाइल आप क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि आपको cout और cin का सपोर्ट चाहिए था। वैसे ही अगर आपको एसक्यूआरटी का सपोर्ट चाहिए तो आपको mat.h की फाइल इंक्लूड करनी है। आई होप सो कि 11th में आपने इसे पढ़ा होगा। तो अब इसे करते हैं कंपाइल और उसके बाद करते हैं रन, कोई एरर नहीं है। अब रही बात यहाँ पे वैल्यू कौन सी पुट करोगे, ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे सच में ट्रायंगल ड्रॉ हो सके। अगर नहीं होता है तो कंप्यूटर आंसर नहीं बताएगा, ठीक है, मतलब कि ये साइड वाला ट्रायंगल बनता है। तो देखो वहां पे आपको एरिया मिल गया है। ओके, तो वैल्यू फ्लोट में भी हो सकती है, कितनी बड़ी भी, जिसका आंसर आपको नहीं पता ना, कंप्यूटर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको आंसर बता देगा, बिल्कुल से टाइम लगता नहीं है, बस आपने वहां पे फॉर्मूला करेक्ट लिखना चाहिए। 45.0 लिखना था, नहीं हुआ तो भी वो 40.0 ही है। इसके बाद कुछ मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं। तो ऐसा हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम मैंने आपको क्यों पढ़ाया है, ताकि एसक्यूआरटी कैसे काम करता है वो बताने के लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, आपको ग्राफ पेपर याद है, ग्राफ पेपर के ऊपर अगर कोई पॉइंट लोकेट करना है तो आपको उस पॉइंट के क्या पता होना चाहिए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। सेम वैसे ही प्रोग्राम है, 2 पॉइंट है, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स रीड करने हैं एक्स वाई और उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सबको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, जैसे कि फ्लोट x1, y1। ओके, तो ये हमारे पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। 2 पॉइंट है हमारे यहाँ पे, तो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 और उसके बाद y2। सबसे पहले इसी की वैल्यू आपको रीड करनी है। तो पहले पॉइंट की वैल्यू रीड करते हैं, तो पूछते हैं यूजर को एंटर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट, ऐसा मैंने मैसेज स्क्रीन के ऊपर लिख दिया, ठीक है। वैल्यू कहां पे स्टोर करोगे, x1 और y1 में, ठीक है, दैट्स इट। वैसा ही दूसरा मैसेज लिखेंगे, सेम मैसेज लिखेंगे हम दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रीड करने के लिए। दूसरा मैसेज भी हमने लिख दिया दूसरे पॉइंट के लिए, और वो वैल्यू हम स्टोर कर देंगे x2 और y2 के इसमें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने जैसे ही नहीं किया, एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 5 और 6, ओके, दूसरे कोऑर्डिनेट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स है ऐसे है कुछ तो भी, ओके, तो इसके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला पता है ना, तो d इज इक्वल टू, याद है अंडर रूट के अंदर सब कुछ आता है। सबसे पहले आपका आंसर क्या आ सकता है, फ्लोट भी आ सकता है और रियल भी आ सकता है, आई मीन टू से दैट इंटीजर भी आ सकता है। तो आपने फ्लोट d को डिक्लेयर किया है। अब अंडर रूट बनाना है तो SQRT स्क्वायर रूट आपको पता है, SQRT का सपोर्ट चाहिए, तो अगेन आपको फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी mat.h की। तो मैंने यहाँ पे गया इंक्लूड mat.h, एरर नहीं आना चाहिए इसलिए मैंने पहले इंक्लूड कर दी। अब फॉर्मूला याद है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ओके, तो स्क्वायर है और स्क्वायर को मतलब एक ही चीज को 2 बार अगर मल्टीप्लाई कर दे तो स्क्वायर हो जाता है। तो किसका स्क्वायर, तो x2 माइनस x1। अगर आपने x1 माइनस x2 किया तो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो मैं स्क्वायर कर रहा हूं, तो x2 तो ये मैं ऐसे मैनुअल तरीके से स्क्वायर कर रहा हूं, x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x1। अब आपको ऐड करना है इसको किसके साथ, दूसरा क्या होता है हमारा y2 माइनस y1, ओके, इनटू, तभी तो स्क्वायर बनेगा ना ये, तो ये बन गया हमारा स्क्वायर y2 माइनस y1। तो हो गया हमारा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, मैंने एक लाइन में उसे लिखा है
और बस आपको उसे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो मैं इसे कर देता हूं डिस्प्ले डिस्टेंस बिटवीन, या फिर ओनली डिस्टेंस फॉर अ टाइम बिंग, मैं ऐसा लिख देता हूं और इसे हम कंपाइल कर। जैसे मैं कंपाइल करूं यहाँ पे आपको कोई एरर मिलेगा नहीं, रन करोगे तो बस कंफर्मेटरी टेस्ट चलानी है। 5 समझ सकते हो ना कौन सा पॉइंट है, और सेम पॉइंट लिखता हूं, सेम पॉइंट का डिस्टेंस सेम पॉइंट से कितना आएगा, दिमाग लगा सकते हैं आप, क्या आना चाहिए आंसर, 0 आना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद उसको और कंफर्मेटरी टेस्ट चलाते हैं। एक पॉइंट लेते हैं, कौन से एक्सिस पे है ये पॉइंट, मेरे ख्याल से y एक्सिस पे है, और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस लेते हैं। तो क्या डिस्टेंस आना चाहिए हमारा, 5 आना चाहिए, दैट्स इट, 5 आ गया। कंफर्मेटरी टेस्ट बराबर काम कर रही है। अब रैंडम पॉइंट ले सकते हैं आप, जैसे कि ये, जैसे कि ये। तो क्या इसके बीच का डिस्टेंस आप एकदम माइंड में कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि नहीं, बट कंप्यूटर को हमने ऑलरेडी फॉर्मूला दे दिया है, बस एंटर की बटन हिट करो और आपके सामने आंसर है। तो आंसर क्या है हमारा, 12.64 समथिंग यूनिट। ओके, ये आंसर क्या नहीं आ सकता, निगेटिव नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आएगा, कोई भी वैल्यू आप डालो, इट्स अ डिस्टेंस। तो ऐसा यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब ये सेम फॉर्मूले को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, फ्लोट डी इज इक्वल टू, पहले वाले इसको मैं कमेंट बना देता हूं, यानी कि ये प्रोग्राम का हमारा पार्ट नहीं रहेगा, मैं नया फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूं। क्यों ना स्क्वायर को जो हम कर रहे थे ना अंदर, उसको भी कुछ फंक्शन से हम करके देखे। देखो मैंने SQRT लिखा, ओके, और उसके बाद मैंने एक नया फंक्शन लिया है पावर। आप पावर नाम के फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगेन एक पावर लिखा है और इसके बीच में क्या लिखना है, बस वही चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। तो किसका स्क्वायर करना था, x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर करना है। तो ये हो गया हमारा बेस और उसको इंडेक्स दे दो 2, खत्म काम। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। या स्क्वायर या कोई भी पावर आपको देखना है किसी भी बेस को, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, y2 माइनस y1, और इसके अंदर पावर के अंदर कॉमा दे दो 2, हो गया खत्म। तो ये भी हमारा सेम तरीके से काम करेगा। वो मैनुअल तरीका था और ये बाय यूजिंग फंक्शन था। तो पावर का यूज करना है आपको, तो अगेन math.txt की फाइल आपके प्रोग्राम में होनी चाहिए। तो अगेन कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, और रन करते हैं, वही कंफर्मेटरी टेस्ट। ओरिजिन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। वैसे ही कंफर्मेटरी टेस्ट फिर से किसी भी सेम पॉइंट का डिस्टेंस उसी से 0 ही रहेगा। और उसके बाद चाहे तो कोई भी एक पॉइंट ले सकते, कोई भी एक्सिस के ऊपर, उसका डिस्टेंस आप देख सकते हैं, और ये कंफर्मेटरी टेस्ट आपकी हो गई। तो कोई भी रैंडम पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हैं, कंप्यूटर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको आंसर बता देगा। तो ये था हमारा डिस्टेंस का प्रोग्राम जो हमने अभी यहाँ पे देखा है। तो ये मैक्सिमम पूरे प्रोग्राम की आपको PDF मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, या खुद से भी आप प्रोग्राम करके ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज ये थे कुछ सिंपल हमारे बेसिक प्रोग्राम जो एग्जाम में आ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। बहुत लकी रहे तो जैसे के वैसे, या फिर सेम प्रोग्राम अलग मेथड से आपको पूछे जा सकते हैं। तो अगले क्लास में देखेंगे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर वाले प्रोग्राम, यानी कि कंडीशन के ऊपर डिपेंड वाले प्रोग्राम, या सिलेक्शन लॉजिक के ऊपर डिपेंड वाले प्रोग्राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइस।